अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ सैयदा कमल फ़ातिमा, योर बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनेली को स्टार्ट किया था न्यूक्लियस, उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आज इस टॉपिक का इख्तिताम होगा। तो न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसको डिस्कवर किया। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इसके गिर्द जो है प्रोटेक्शन के लिए जो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर की होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। उसके अलावा हमने इसमें पढ़ा था कि इसके पोर्स होते हैं। फिर प्रोटीन लिखने या प्रोटेक्टिंग लिखने लग जाती। पोर्स होते हैं इसकी मेम्ब्रेन में, जिनको कहा जाता है न्यूक्लियोपोर। पोर्स, ठीक है। इसका जो अंदर का फ्लूइड होता है, जो कि या कैविटी जो भी मटेरियल होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है फ्लूइड, या फिर जो अंदर की स्पेस होती है उसको कहा जाता है न्यूक्लियो। मतलब वो खाली नहीं होती, उसके अंदर मतलब मटेरियल होता है, इसे स्पेस नहीं कहना चाहिए। फ्लूइड जो होता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो दो मेम्ब्रेन्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है, स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, उसको कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था उसको कंफ्यूजन सॉल्व की थी। कौन सी? क्रोमोसोम वर्सेस क्रोमेटिन को हमने देखा था कि ये क्या होते हैं। इसके बाद जो है ना, हमने ये देखा था कि जिसके नतीजे में हमने ये देखा कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, जिसमें हमने न्यूक्लियोसोम को पढ़ा था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियोइड को डिस्कस किया कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। और एंड में जो है ना, हम डिस्कस कर रहे थे इसके नंबर्स को डिस्कस करना था, जो कि मैं अब आपसे डिस्कस करती हूँ कि इसकी नंबरिंग क्या होती है किसी भी सेल में। एंड में जो है ना, मैं सारा जो है ना दोबारा से रिवाइज करा दूँगी। अच्छा जी, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पहुँचे हुए थे यहाँ तक। ये 3 टर्म्स जो थी वो हमने डिस्कस की थी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोइड को। ठीक है। तो न्यूक्लियोलस जो होती है वो साइट होती है जहाँ पे आरएनए सिंथेसाइज होता है, ये डेंसली स्टेन्ड होता है ये एरिया। और न्यूक्लियोसोम जो होता है ये जो है ये डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का जो है वो कॉम्बिनेशन है। और न्यूक्लियोइड जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल वाला एरिया है जहाँ पर प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है। और ऐसे सेल्स जहाँ प्रोटीन की जो है ना ज़रूरत ज़्यादा होगी, वहाँ पर अल्टीमेटली न्यूक्लियाई भी ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करने लगे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। जनरली क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, एक सेल जो है उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। जैसे कि मसल सेल हैं, मसल की जो जिस तरह के स्केलेटल सेल्स हैं, इनको मैं लिखती हूँ स्केलेटल मसल सेल्स। इनके अंदर तकरीबन 1000 न्यूक्लियस होते हैं एक सेल के अंदर। ठीक है ना, ये एक एक्सेप्शन आ गई। दूसरी एक्सेप्शन ये है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि ये ह्यूमन के अंदर बात हो रही है, फिर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, वो न्यूक्लियस होते हैं। तो जैसे उनकी मिसाल है RBCs, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जो हमारी ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ठीक है। उनके अंदर जो है ना वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, नो न्यूक्लियस। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जाइलम और जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज़ हैं
उनके अंदर जो वेसल्स और ट्रेकीज़ हैं और इन सीव ट्यूब्स में उन जो यानी कि प्लांट्स जो हैं इनके अंदर जो है ना न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये एक एक्सेप्शन। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रेड ब्लड सेल्स, क्वेश्चन ये हो सकता है कि RBC जो है इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, दे डोंट हैव न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या ये लिविंग हैं? ये इनको हम लिविंग कहेंगे या हम इन्हें नॉन लिविंग कहेंगे? ऐसे सेल जिसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल के लिए कोई न्यूक्लियस ही नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो क्या उन्हें हम लिविंग कहेंगे? तो इसका आंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो मतलब आता रहता है, तो बस एक जनरल नॉलेज के लिए भी आपको आना चाहिए। तो जो RBCs हैं ये लिविंग होती हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं ये होते हैं, तो RBC बेशक इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, फिर भी इनको हम लिविंग कहेंगे। अब देखें इसी एक पॉइंट में दो तीन हो गए कि क्या RBC में न्यूक्लियस होता है? नहीं, इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। क्या RBC लिविंग है? तो नहीं, हाँ जी ये लिविंग है, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है ना एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनको डिस्कस किया जाए, पार्ट्स लिखे हुए हों और कहा जाए कि क्या ये क्रोमेटिन के पार्ट है। जैसे कि क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है, और नीचे ऑप्शन में ना बहुत सारे दिए हुए हैं और आपने चूज़ करना हो कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, और आपको इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके पार्ट्स कौन से हैं। तो इसके जो एक्चुअल में जो पार्ट्स हैं वो हैं RNA, क्रोमेटिन के अंदर थोड़ी सी अमाउंट में, यानी कि लो क्वांटिटी जो है ना, क्रोमेटिन के अंदर थोड़े से RNA प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर DNA प्रेजेंट होता है। ये तो हमने डिस्कस किया था DNA और हिस्टोन, और उसके बाद हमने नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन को भी डिस्कस किया था। तो थोड़ी सी अमाउंट जो होगी ना, थोड़ी सी RNA की भी प्रेजेंट होती है। ये जो सारे हैं ये क्या है? पार्ट ऑफ क्रोमेटिन। तो इसके अलावा जो भी पार्ट MCQ में डिस्कस किया गया हो तो आपने उसमें जो है ना उसको टिक कर देना है अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया हो, ठीक है। अब इसके साथ जो है ना न्यूक्लियस का जो है ना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, फिर हम एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो है ना हमने क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में ना इसको डिस्कस नहीं किया था, रिवाइज़ नहीं किया था, तो हम रिवाइज़ कर लेते हैं। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउन जो है उसने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फ्लेमिंग जो है इसने क्रोमेटिन को नाम दिया, क्रोमेटिन का नाम दिया, ठीक है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, प्रोटेक्शन के लिए दो मेम्ब्रेन्स होती हैं और एक इनर एक आउटर, ठीक है, और इनके बीच में ये जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन है ये पोर्स बना लेते हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, जॉइन टुगेदर, और इनके जो बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस होती है, प्रेजेंट होती है। अच्छा जी, ठीक है, इसके बीच में ये होगी, ये हमने सारी बातें। अच्छा, जो ये इसके अंदर का जो फ्लूइड है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है DNA का ये जो पोर है ये क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी प्रोटीन है उसने इनसाइड दी न्यूक्लियस जाना है, तो वो इन्हीं पोर्स के थ्रू जाएगी, और बाहर जो आना है राइबोसोमल RNA या किसी भी RNA मैसेंजर भी हो सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, बनते तो अंदर ही है ना, तो वो बाहर आएंगे तो उनके लिए रास्ता होना चाहिए, इसलिए ये न्यूक्लियोपोर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, कन्फ्यूजन को सॉल्व करना था कि क्रोमोसोम क्या होता है। हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, तो एक्चुअल में क्रोमोसोम के अंदर होता क्या है? तो DNA जो है डबल स्टैंडर्ड होते हैं, वो क्रोमेटिन जब नॉन कंडेंस्ड फॉर्म में होगा DNA तो वो क्रोमेटिन कहलाया जाएगा, और वही DNA जब कंडेंस्ड फॉर्म में होगा तो हम उसे क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये वाली जो दोनों फॉर्म है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम वाली, तो क्रोमेटिन जो फॉर्म है वो होती है
जब सेल साइकिल चल रहा होता है इंटरफेज़ में होता है, यानी कि G1 में होगा, S में होगा या G2 में होगा। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा हम इसको पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है हमें। अच्छा, क्रोमैटिन जो है इस इंटरफेज़ में जो होगा ना, जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा वो क्रोमैटिन की फॉर्म में होगा, और माइटोटिक फेज़ में जो है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में होगा। तो ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद जो है हमने डिस्कस करना है कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम होता क्या है। क्रोमैटिन जो होता है वो नॉन कंडेंस होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, और अगर कंडेंस्ड हो जाए, जम जाए, आपस में फोल्डिंग हो जाए, तो ये जो होती है ये इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। ये वाली बात हम कर चुके हैं। ये पैकेजिंग क्यों होती है, ये अल्लाह ताला ने क्यों देखें इतनी मतलब खूबसूरत तख्लीक की है। देखिए कि ह्यूमन सेल जो है उसका डीएनए की जो लेंथ है वो है 2.2 मीटर, जबकि जो है न्यूक्लियस जो है वो है 10.10⁻⁻6 मीटर जो है इसका साइज़ है। तो इसकी फोल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कि एक बाल हैं, अगर वो बाल खुले हुए हों और बिखरे हुए हों तो वो बेहतर नहीं है, समेट लिए जाएँ तो बेहतर है। तो ये फ़ोल्डिंग जो होगी ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो फ़ोल्डिंग किसके साथ होती है, जैसे एक प्रोटीन होती है जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है, उसके अराउंड जो है ना फ़ोल्डिंग हो जाती है। जैसे कि अब ये डीएनए है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड, और ये प्रोटीन है, तो इसके जो है ना अराउंड इस तरह से फोल्डिंग होती जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से फोल्डिंग होती जाती है। फिर एक और प्रोटीन आएगा, एक और प्रोटीन आएगा, एक और प्रोटीन आएगा। तो मतलब जिस तरह ये अब ये बिखरा हुआ है, तो अगर ये प्रोटीन ये डीएनए इस तरह से समेट लिया जाए, फोल्डिंग हो जाए, पैकेजिंग हो जाए, तो ये कम जगह घेरेगा। तो मतलब अल्लाह ताला ने इसकी तख्लीक इसलिए की है इस तरह से। और ज़्यादा क्यों चाहिए, ज़्यादा इसलिए डीएनए की लेंथ इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि इसमें बहुत सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, हिस्टोन जो होता है इसकी नेचर जो है वो बेसिक है, जबकि जो डीएनए है इसकी नेचर जो है एसिडिक है, ठीक है। आप इस तरह से याद करें, डीएनए बहुत गंदा है और ये एसिडिक है, आप इस तरह से याद कर लें। डीएनए जो है वो एसिडिक नेचर का है, और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक नेचर की। ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसके बाद जो है अब हमने डिस्कस करना है, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। अब हम ना नई टर्म को समझने लगे हैं जो कि है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है कि ऐसा रीजन होता है एक ऐसी साइट है जहाँ पे बहुत सारे आरएनए बन रहे होते हैं। अब आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो है ना वो बन रहे होते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए जो है ना जिस जगह पे बहुत ज़्यादा होगा वो डेंसली जो है ना स्टेन एरिया, यानी डिफरेंट सा दिखेगा वो एरिया, तो उस एरिया को कहा जाता है न्यूक्लियोलस। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये वाला, ये भी एक न्यूक्लियोलस है, ये भी एक न्यूक्लियोलस है, ये भी एक न्यूक्लियोलस है, ये, और इन जगहों पे बहुत सारा राइबोसोमल आरएनए जो है वो बन रहा होता है। अब आपको पता है कि राइबोसोमल आरएनए जो है वो जाके क्या करता है, राइबोसोम को बनाता है। अब वो राइबोसोम जो है, अब ये एक नई बात है कि राइबोसोम की जो सिंथेसिस है वो होती है किधर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, जबकि राइबोसोम जो है जब वो जाके ट्रांसफ़र हो जाता है और वो जब जाके प्रोटीन वगैरह बनाएगा तो वो कहाँ पर बनाता है, वो साइटोप्लाज्म में बनाता है। फ्री राइबोसोम भी होते हैं और अटैच्ड भी होते हैं, वो हम अगली क्लास में, बल्कि अभी आज ही शायद स्टार्ट कर दें, तो आज ही मे बी राइबोसोम को डिस्कस करें। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच होते हैं। इसी तरह जो न्यूक्लियस सेल्स की जो बाहर वाली लेयर है ना, बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इधर भी ये राइबोसोम जो है ना अटैच होते हैं इधर। तो अभी हम इसको कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो राइबोसोम जो हैं बनते अंदर हैं और फिर वो बाहर जाके अपना जो भी फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। तो न्यूक्लियोलस ये होता है। तो 3 टर्म्स जो हैं जो आपके कन्फ्यूजन, आप जिनमें आपकी कन्फ्यूजन ना हो, आप कन्फ्यूज़ ना हो, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो है ये जस्ट प्रोकैरियोट्स में होता है। न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोलस जो है ये हम इस यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोलस जो है वो एक साइट है जहाँ आरएनए तैयार होता है। न्यूक्लियोसोम वो एक स्ट्रक्चर है जिसमें 2 चीज़ें, डीएनए और प्रोटीन, आपस में कंबाइन होती हैं, तो उसको कहा जाता है और एक मतलब फोल्डिंग करके क्रोमोसोम जाके बनाती हैं, तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम।
तो ऐसे सेल जहाँ पर हमें ऐसे सेल जिनको ज़्यादा एंजाइम्स या प्रोटीन बनानी हो, वहाँ पर जो है ना न्यूक्लियोलाई की जो होती है ना तादाद ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। अब जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो मैं पहले लाइनिंग लगा लेती रहती हूँ। तो आज है अच्छा, एक और बात आपसे डिस्कस करनी थी, एक सेकेंड मैं बुक से भी मेंशन करती हूँ। ये देखिए बुक के अंदर ना न्यूक्लियस बिल्कुल इतना सा दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर हम इसको पढ़ें भी सही कि ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली, हाँ ये मैं बात बताना भूल गई कि जो हमारे अंदर है ना सबसे बड़ी ऑर्गेनेली वो न्यूक्लियस होता है, ये भी अहम बात है। ठीक है ना, इसके अलावा जो है प्रेजेंट होता है द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस जो है इज़ द प्राइमरी डिस्टिंक्शन प्राइमरी फैक्टर दैट डिस्टिंग्विशेस यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, ये बात ठीक है। अच्छा, इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, ये बात होगी। न्यूक्लियर एनवेलप उसको कहा जाता है, हाँ ये न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं दोनों मेम्ब्रेन्स को। अच्छा, ये जो एनवेलप है इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोपोर कहा जाता है, जिसमें प्रोटीन और जो आरएनए इनका एक्सचेंज होता रहता है, साइटोप्लाज्म से आती हैं। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और आरएनए जो है ना अगर वो बहुत सारी अमाउंट में, यानी कि एग्रीगेशन इसका बन जाए बहुत सारी अमाउंट में एक जगह प्रेजेंट, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके गिर्द कोई बाउंड्री नहीं होती। अच्छा, और नॉन डिवाइडिंग सेल जो है इन नॉन डिवाइडिंग सेल द जेनेटिक मटेरियल इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, जिसे कहा जाता है क्रोमेटिन, नॉन डिवाइडिंग फॉर्म में यानी कि इंटरफेस में। अब देखिए इधर सिर्फ जस्ट इतनी सी बात है, जबकि जो आपकी एफएससी की बुक अगर हम खोलें, एक सेकेंड, ये देखिए इसके अंदर ना फिर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये देखिए ये न्यूक्लियस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और फिर ये देखें ये डिस्कस किया हुआ है आगे, फिर क्रोमोसोम के बारे में सारा डिस्कस किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मुझे अब भी मैंने न्यूक्लियस पढ़ाना है, फिर जब मैं ये वाली बुक पढ़ाऊँगी तभी मैंने न्यूक्लियस को पढ़ाना है, तो मैं कुछ बातें जो है ना इसमें ऐड कर लूँ, ताकि जो है ना कुछ बातें अभी आपके जहन में रह जाएँ और फिर तब मैं नई बातें आपको बताऊँ। और एकदम सारा बता दूँगी तो वो आपके लिए ना मतलब इकट्ठे याद करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने अभी बताई हैं आपको, कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर जब दूँगी न्यूक्लियस का, जब वो वाली बुक पढ़ेंगे तब होगा। ठीक है ना, तो कहीं आप सोचें कि ये मैम कहाँ से पढ़ा रही हैं, मैं यही आपके ही कोर्स से पढ़ा रही हूँ। और कुछ जो बातें जो होती हैं जो जनरल नॉलेज वाली होती हैं या कॉन्सेप्चुअल होती हैं, तो वो बातें भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मतलब एक्स्ट्रा यानी कि किसी और लेवल की नहीं है, एफएससी और मैट्रिक लेवल की ही बातें डिस्कस होती हैं आपके साथ। अच्छा जी, आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हम कर रहे हैं वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है इसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जिनको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और एक ऑर्गेनेली होती है जिसे कहा जाता है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, और ऑर्गेनेली होती हैं जिनको कहा जाता है लाइसोसोम, और होती हैं वैक्यूल। ठीक है, एक सेकेंड, जब मार्जिन के बगैर ना मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे लगता है मैं ऑर्गेनाइज्ड वे से ना लेक्चर नहीं दे। अच्छा, वैक्यूल होते हैं। अच्छा, अब हम ना वन बाय वन इन सब ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इनमें से इम्पॉर्टेंट बातें आ सकती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। अच्छा जी, सेल का जो भी फंक्शन होता है बिकॉज ऑफ एंजाइम्स होता है। ये आपको पता है ना कि एंजाइम जो हैं मतलब इनकी वजह से ही एक पर्टिकुलर फंक्शन कोई भी सेल परफॉर्म करता है। अब जिस तरह के एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो सेल उसी खासियत का माना जाएगा। ठीक है ना,
और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कैटलिस्ट होते हैं और ये किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करते हैं। और एंजाइम की नेचर क्या होती है? एंजाइम की नेचर जो है वो प्रोटीन नेचर की होती है, ठीक है। तो बेसिक नेचर ऑफ एंजाइम इज़ प्रोटीन। अब सेल ने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो डिपेंड करता है कि सेल के पास कौन सी प्रोटीन है और सेल कौन से प्रोटीन बनाएगा। ये डिपेंड करता है कि सेल के पास कौन से जीन्स हैं, ठीक है ना। कौन सी प्रोटीन उसने बनानी है तो ये डिपेंड करता है कि उसके पास कौन से जीन एक्टिव फॉर्म में है। तो सारी जो फंक्शनिंग है सेल की वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? न्यूक्लियस, जिसको हमने पहले डिस्कस किया कि वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। और जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, ये जो है ये कनेक्टेड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, ठीक है। मैं एक इधर नहीं अगले पेज पे डिस्कस करती हूँ। ये देखिए, हमने डिस्कस किया था ना न्यूक्लियस को कि उसके गिर्द दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, और वो मेम्ब्रेन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन सम टाइम एक जगह से ऐसे होता है कि ये मेम्ब्रेन जो है ना ये आगे बढ़ेंगी, फैलती जाएंगी, एक जाल सा बना लेंगी, ठीक है। ये जो जाल है इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? ये कहाँ से हो रहा है? ये हो रहा है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वहाँ से ये निकल रहा है। तो हमने जो पहले डिस्कस किया था कि राइबोसोम जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जिस तरह प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस पर भी प्रेजेंट होते हैं। वही मेम्ब्रेन ही तो है जो कि आगे जो है ना चल के जा रही है, ठीक है ना, ये वाली बात। तो इस बात को हम डिटेल में समझते हैं कि सेल की जो फंक्शनिंग है ये डिपेंड करती है उसके एंजाइम्स पे, ठीक है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। एंजाइम करते क्या हैं? ये कैटलिस्ट होते हैं जो कि फास्ट करते हैं केमिकल या कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, केमिकल या जो भी रिएक्शन हो रहा है, तो उसको जो है ना, इधर मुझे बायोकेमिकल लिख देना चाहिए, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको फास्ट करने के लिए थे। और एंजाइम खुद क्या हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो प्रोटीन किस तरह की, अब एक सेल पे सेल डिपेंड करता है किस चीज़ पर? उसके एंजाइम्स पर। सेल जो है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पर? प्रोटीन पर। और प्रोटीन जो है वो डिपेंड कर रही होती है उसके इंफॉर्मेशन जिसके अंदर होती है वो होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल पर जो कि जिसके अंदर उसका सारे जेनेटिक कोड होता है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो जो इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? इन न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से जो है ना वो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो ट्रांसफ़र जब होती है बाहर, वो होती है फ्रॉम न्यूक्लियोपोर। अब यही जो न्यूक्लियस है ना इसकी जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो कनेक्टेड होती है किसके साथ? ईआर के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है, जैसे कि मैं यहाँ नहीं याद देखिए, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम का मतलब होता है नेटवर्क या जाल, ठीक है। रेटिक्यूलम का मतलब होता है नेटवर्क या जाल, और एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक यानी कि साइटोप्लाज्म। तो ऐसी ऑर्गेनेली जिसने अपना एक पूरा नेटवर्क सा बिछाया हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर,
तो ठीक है, उसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि विच मेम्ब्रेन फॉर्म्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो उसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर कवरिंग है इज फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, ये जो है ना, ये वाली जो बाहर वाली कवरिंग होती है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही बनाता है इसकी कवरिंग। यानी कि न्यूक्लियस की जो बाहर वाली कवरिंग है वो कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक। यूँ नहीं सोचना कि इससे ये ओरिजिनेट हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। इसको कहा जाता है RER और इसको कहा जाता है SER। ठीक है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का वो वाला एरिया जो जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर रख जाते हैं ये। ठीक है, इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जिस एरिया पे कोई राइबोसोम नहीं होता, यानी स्मूथ होता है वो एरिया, तो उसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक का ही होता है एरिया, जिसे कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा, राइबोसोम जो है ना सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को और वो प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। अब राइबोसोम की ना दो कैटेगरीज हैं, ये हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि राइबोसोम जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्री और एक होते हैं बाउंड। जो फ्री राइबोसोम होते हैं, मैं टाइम देख रही हूँ कि टाइम ना हो जाए। अच्छा, फ्री राइबोसोम जो हैं वो होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। जबकि जो बाउंड होते हैं वो अटैच होते हैं, अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये भी तो इस राइबोसोम ने जो अटैच है उसने भी प्रोटीन बनानी है, और जिस राइबोसोम जो फ्री है साइटोप्लाज्म में फिर रहा है राइबोसोम। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, इसमें फिर रहा है राइबोसोम, तो ये भी तो इसने भी तो प्रोटीन बनानी है। तो इसमें क्या फ़र्क होता है, तो ऐसी प्रोटीन जिसने ना सेल से बाहर जाना हो, सेल से बाहर जाना हो, तो वो अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। और ऐसी प्रोटीन जिसने सेल के अंदर ही रहना हो, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसने ट्रांसफ़र ना होना हो, ठीक है, तो ऐसी प्रोटीन जो है वो फ्रीली फिरती रहती है, अपना काम सारे उसके अंदर करती रहती है। तो इसकी एग्जांपल है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट डिस्कस करूँगी। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि जो पेंक्रियाटिक सेल हैं वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, वो बाहर निकालते हैं, सेल से बाहर निकालते हैं। तो जो उनके ऊपर प्रोटीन अटैच होगी, जो उनके पास जो राइबोसोम होंगे, जो कौन से वाले राइबोसोम ऐसे एंजाइम्स बनाएंगे जिन्होंने सिक्रीट करना है डाइजेशन के लिए एंजाइम्स सिक्रीट करने हैं। तो वो जो सेल होते हैं ना पेंक्रियाटिक सेल, उनके ये वाले जो राइबोसोम हैं जो अटैच हैं, ये बनाते हैं वो वाली प्रोटीन, जिसने जाके, यानी कि वो वाले एंजाइम जिसने जाके आगे जाकर फूड को डाइजेस्ट करना होता है। तो ये वाले बहुत सारी मिकदार में होंगे और बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ना इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।